नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताना कितनी मिस्टेक आ रही है आपकी। 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, पूरे 10 मिनट का। आप लोग इसको पहले लिखिएगा, उसके बाद 5 मिनट इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसको ट्रांसक्राइब करिएगा। ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के बताइए कितनी मिस्टेक आ रही है आपकी और कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। रेडी? 5 सेकेंड स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हिंदी के लिए यह अवश्य ही गौरव का विषय है कि उसे भारतीय संविधान ने अखिल भारतीय भाषा का स्थान दिया है। इससे हिंदी भाषियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है। संविधान में हिंदी को यह ऊंचा स्थान दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक है। उन भाषाओं का भी अपना गौरवपूर्ण साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं। इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह स्थान दिया है तो यह समझकर नहीं कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है, पर यह समझकर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलभ होगा। हिंदी को अखिल भारतीय कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक भाषाओं को यहाँ के कामों के लिए प्रधानता दी गई है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो वहाँ प्रादेशिक कामों के लिए स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए और वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें। शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में तो हिंदी का वही स्थान होगा जो कि किसी भी प्रादेशिक भाषा का उसके अपने राज्य में, पर अन्य भाषा भाषी राज्यों में सीमित काम और अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा किए जाएंगे। हिंदी भाषियों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि अहिंदी भाषियों ने जिस सद्भावना से हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिए स्थान दिया है उसी सद्भावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में तत्पर हों। हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाषा से होड़ नहीं है। सच पूछिए तो हिंदी भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक और समर्थक होना चाहिए। जिस प्रकार अहिंदी भाषी हिंदी के पोषक और समर्थक होना चाहते हैं, हिंदी भाषियों के व्यवहार और आचरण से यदि कहीं भूल से भी यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध, अधिक परिपुष्ट साहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसलिए इसको अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कामों के लिए यह राष्ट्रभाषा मानी जाए, तो इसका फल यह होगा कि
अन्य भाषा भाषी हिंदी के प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे और जो संविधान चाहता है वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का निश्चय किया है। दूसरे शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नम्रतापूर्वक करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस दिशा में नागरी प्रचारणी सभा का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सदा ही अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया। यह सभा की परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकाशन योजना बनाई गई है। महोदय, इस उपग्रह पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे विकास कार्यों को जारी रखा जाए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हों और जिन्हें न्यायपालिका का समर्थन प्राप्त हो। अन्यथा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ना तो पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और ना सांस लेने के लिए शुद्ध वायु और ना ही आश्रय देने वाले वृक्ष ही रहेंगे। 21वीं सदी में संपूर्ण संसार मात्र शमशान भूमि तथा उद्योगों की छीजन और रेडियोधर्मी कचरे की कूड़ेदानी बनकर रह जाएगा। लोभी मानव को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए। वायु, जल, वनस्पतियां और पशु पक्षी मनुष्य जाति के अस्तित्व के अभिन्न अंग हैं जिन पर उसका भविष्य निर्भर करता है। सार्वजनिक न्याय का यही मूल तत्व है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का रूप दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर हमारे न्यायालय समझते हैं कि पर्यावरण संबंधी कानून से न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी और कानूनी अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि हमारे विधिवेत्ता और न्याय प्रणाली कानून के इन नए आयामों से अपरिचित ही नहीं अनभिज्ञ भी हैं। यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों को शामिल किया गया है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडलों की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करेंगे। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्थापित इन मंडलों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं: प्रदूषण मानक निर्धारित करना तथा उद्योगों के कचरे और वहितमल को नदियों में बहाने के लिए स्वीकृति प्रदान करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल केंद्र सरकार और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य सरकारों के लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों का अतिक्रमण और सहमति की शर्तों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। तथापि इस अधिनियम के अधीन प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शिकायत किए जाने पर या उसकी पूर्वानुमानित से ही किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध पर विचार किया जा सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कार्य से जल प्रदूषण की आशंका हो तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उसे रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा
पानी के नमूने लेने, जांच और मुआयना करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला और राज्यों में राज्य स्तरीय जल प्रयोगशाला की स्थापना और विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में किया गया है वहितमल और उद्योगों के कचरे से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय स्वयं करने का अधिकार भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों को दिया गया है। यह अधिनियम लगभग ब्रिटिश अधिनियम की नकल है और प्रदूषण फैलाने वाले या उससे प्रभावित समुदाय दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। स्टाफ वो दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस देगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। अगर ट्रांसक्राइब ना भी हो पाए तो इसको लिखने के बाद रीडिंग जरूर करिएगा, ठीक है। और जिनकी 80 की स्पीड है वो लोग इसको सुनेंगे, 2-3 बारी सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। एक ही डिक्टेशन को 4-5 बारी लिखेंगे, जरूर लिख लेंगे, कोशिश करेंगे तभी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। खाली सोचने से नहीं बढ़ेगी। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। खंड 2 का मैटर है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।